साल था 1947 जब इंडिया को आजादी के साथ साथ कॉमिक के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चला। लेकिन अगर आज तुम किसी शिशु या नाबालिग से पूछोगे कि उसका फेवरेट इंडियन सुपर हीरो कौन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रावण, फ्लाइंग जेट या कृषि बोलेगा। अगर अपने पापा से पूछोगे तो वो शायद मोदी जी बोलेंगे। लेकिन आज सुपर हीरो सुनते ही मार्वल या डीसी दिमाग में आता है, क्योंकि इन कंपनीज ने खुद को इस तरह से एस्टैब्लिश कर दिया है कि कोई और सुपर हीरो कंपनी आ ही नहीं सकती। पर ऐसा हमेशा से नहीं था। 90s और 80s के टाइम पर बहुत सी पब्लिशिंग हाउस थे जो कॉमिक लिख रहे थे और सेल कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली उसमें इंडिया भी था। इनफैक्ट इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में था जो कॉमिक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और आज टॉप 3 नंबर पर है। कॉमिक बुक प्रोडक्शन में नहीं, पॉल्यूशन के प्रोडक्शन में। सांस में तेरी सांस मिली। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि डिस्पाइट इतने लार्ज नंबर पर कॉमिक्स प्रोड्यूस करने के बाद भी 21st सेंचुरी आते आते इंडिया में कॉमिक कल्चर के नाम पे क्या बचा? सविता भाभी। और साथ ही साथ अब तक किसी भी इंडियन सुपर हीरो पर लाइव एक्शन मूवी क्यों नहीं बनी? जहां बॉलीवुड कॉपी करने में सबसे आगे रहता है, वो यहाँ क्यों कांप रहा है कॉमिक बेस्ड मूवीज बनाने से? कांप कह रही तो शुरू किया जाए। पिछले 25 सालों में जो भी इंडियन सुपर हीरोज हमें मिले हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, अगर कुछ को छोड़ दे तो। लेकिन जो सुपर हीरोज हमें 80s के टाइम पर मिले थे उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे कि नागराज, दोगा, परमाणु, ध्रुव, शक्ति और भी बहुत सारे। पर इन सब की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, जिसके लिए तुम किसको ब्लेम करोगे? बहुत से लोग बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी, कि केबल और कंप्यूटर की आ जाने की वजह से लोगों ने कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो अमेरिका में कॉमिक्स पब्लिश होना कब का बंद हो गए होते हैं। एक टाइम पर इंडिया में 6 से 7 लाख कॉमिक पब्लिश हो रहे थे, और आज 60,000 से 70,000। शक्तिमान जो 90s किड का शायद फेवरेट सुपर हीरो है, उस टाइम पर 70 लाख कॉमिक्स पब्लिश हुए थे सिर्फ 2 महीनों में। तो आखिर ये नंबर गिरा क्यों? वेल, बात सिंपल है, कंपटीशन। डार्विन की कंपटीशन थ्योरी ये कहती है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसे पाने के लिए ऑर्गेनिज्म बेहतर बनेगा। मार्वल और डीसी जो कि बिगेस्ट कॉमिक बुक राइवल हैं, जिनके टारगेट ऑडियंस सेम है, या कह लो रिसोर्सेज, जिन्हें पाने के लिए दोनों कंपनीज ने हर लेवल पे कम्पीट करा है एक दूसरे से, जिसका रिजल्ट आज तुम देख ही रहे हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कंपटीशन था ही नहीं। अलग अलग पब्लिशिंग हाउस कॉमिक प्रिंट कर रहे थे और सब अपने में मस्त थे। डायमंड कॉमिक्स बच्चों पर फोकस करती थी, यूट्यूब किड्स की तरह। राज कॉमिक्स एडल्ट पर फोकस करती थी, अल्ट बालाजी की तरह। और डायमंड कॉमिक्स ने तो सुपर हीरो पर फोकस करना ही बंद कर दिया था जब उनकी चाचा चौधरी मार्केट में हिट हो गई थी। तो मार्केट में बचे सिर्फ सुपर हीरो जॉनरा में राज कॉमिक्स। लेकिन इनका भी दिवाला निकल गया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर तुम्हें किसी चीज को लेना है तो उसका दिखना भी तो जरूरी है ना। अगर कोई चीज दिखेगी ही नहीं तो तुम लोगे कैसे? मतलब ये गलत साउंड कर रहा है, पर इसको ऐसे समझो। सबसे बड़ा फैक्टर है अवेलेबिलिटी। मार्वल और डीसी के कॉमिक्स जो है वो सेल करे जाते थे बुक स्टोर्स पर, बल्कि डेडिकेटेड कॉमिक बुक स्टोर्स होते थे जहां पर ये कॉमिक्स मिलती थी। लेकिन इंडिया में कॉमिक बुक को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदमियों के हित में लॉ को ढूंढना है। ज्यादातर कॉमिक्स रेलवे स्टेशन पर मिलती थी, वो भी रैंडम। मतलब अब कॉमिक्स पढ़ने के लिए बच्चे को रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। अंकल, नागराज का लेटेस्ट इश्यू है। बेटा, नागराज का तो नहीं है, लेकिन नगर पालिका का बजट रिपोर्ट है, लोगे बहन के। पर आखिर ये रेलवे स्टेशन पर ही क्यों मिलती थी? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब कॉमिक्स जो थी वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी, और जब ये पॉपुलर होना शुरू हुई थी तो वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे। तो जो सोल्जर्स थे, जब वो एक देश से दूसरी देश जाते थे तो बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उस टाइम पर मेट्रो की तो सेवा थी नहीं। तो उनके एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए ये कॉमिक्स रेलवे स्टेशन पर बेची जाती थी। फिर एक चीज होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहां पर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बेहतर बनाई जाती है उसके मोटिवेशन से और उसकी ग्रोथ से, जो भी नरेटिव के दौरान होती है। फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन का कैरेक्टर ले लो। सालों लगे हैं उस कैरेक्टर को इवॉल्व होने में, और आज जो डेप्थ उस कैरेक्टर में है वो उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बनाती है, इवन विदाउट एनी सुपर पावर। लेकिन इंडियन कॉमिक्स में ये कैरेक्टर डेवलपमेंट को कुएं में डाल दिया। वही सेम कैरेक्टर, वही सेम हरकतें सदियों से चली आ रही हैं, जैसे कि किसी लूप में फंस गए हैं। माना कि हर एक विलेन का जो एम होता है वो दुनिया बर्बाद करना होता है, लेकिन उसके पीछे जो मोटिवेशन होता है वो जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर विलेन को दुनिया बर्बाद करनी है, लेकिन वो शुरुआत एक छोटे से गांव से करेगा जहां 5 लोग और 20 गाय रहती हैं। मार्वल और डीसी कॉमिक्स नहीं बेचते थे, मतलब कॉमिक तो बेचते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस बेचते थे। अपने सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स, लंच बॉक्स, बैग्स और भी बहुत कुछ। अरे मैंने खुद स्पाइडरमैन का कच्चा पहना है, मतलब अभी नहीं पहना है। लेकिन इंडियन सुपर हीरोज पे तुम्हें कोई भी मर्चेंडाइज शायद ही देखने को मिलेगी। मैं खुद सर्च कर रहा था और मुझे देखो क्या मिला। अब कोई भी आर्टिस्ट चाहे जितना ही पैशनेट क्यों ना हो अपने काम को लेकर, लेकिन एक टाइम बाद तो उसे भी अपने काम का इनाम चाहिए ना। अब कॉमिक बुक आर्टिस्ट को आज भी 25,000 रुपए मिलते हैं इंडिया में, जो कि कम नहीं है। 15,000 सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर से तो ज्यादा ही है।
लेकिन इसके पीछे जो काम और मेहनत है उसके लिए ये 25,000 रुपए जस्टिफाइड नहीं है। और क्या ही मिलता है, क्रेडिट तो भूल ही जाओ। और ये मैं आज का बता रहा हूँ, सोचो 80s और 90s के टाइम पर क्या हालत रही होगी। लेकिन अमेरिका में चीजें काफी बेहतर थी, आर्टिस्ट को काफी अच्छा अमाउंट पे किया जाता था। इंडिया में इसकी ना तो वैल्यू थी और ना ही पैसा, इसीलिए ज्यादातर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी जॉब चेंज कर दी। वो मैगजीन्स के लिए काम करने लगे या न्यूज़पेपर के लिए काम करने लगे, क्योंकि देखो भाई, कलाकारी करने से घर तो नहीं चलता है। और ये चीज आज भी नहीं बदली है। इसीलिए इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं। ये जितनी भी मार्वल और डीसी की मूवीज तुम देख रहे हो, इसमें ज्यादातर वीएफएक्स का काम इंडियंस नहीं करा है, कोई अमेरिकन नहीं है जो अपना नाम भानु प्रताप रख रहा है। हमारा अक्सर ये सवाल रहता है कि क्यों कोई लाइव एक्शन सुपर हीरो फिल्म नहीं बनती इंडिया में। मेरा सवाल ये है कि फिल्म छोड़ो, एनिमेटेड शो क्यों नहीं बनता। वेल, इन सब के सवालों के जवाब एक ही है, केजरीवाल। ये जितने भी पब्लिशिंग हाउस है ना, इन सब ने कभी इतना पैसा कमाया ही नहीं कि ये कोई फिल्म तो छोड़ो, एक एनिमेटेड शो तक बना सके। और अब तो बात पैसों की रही भी नहीं है, अब बात आईपी पर आ गई है। इतना बवाल चल रहा है राज कॉमिक्स के अंदर। राज कॉमिक्स जिसने समय रहने की तरह सफलता देखी, मगर अपनों की वजह से ही उनका डाउनफॉल भी हो गया। अब तीनों भाइयों में राज कॉमिक्स बढ़ गया है, तीनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, कोई भी साथ में काम नहीं करना चाहता है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जो मेन हेड थे राज कॉमिक्स के, उनके बाद मनीष गुप्ता आ गए, जो कि पहले सिर्फ एडिटर थे, लेकिन फिर उन्होंने राज पॉकेट बुक्स के राइट कैप्चर कर लिए। अब जो दो भाई थे उन्होंने अपने पब्लिशिंग हाउस अलग कर लिए, एक अल्फा पब्लिशिंग हाउस और दूसरा पिनव्हील पब्लिशिंग हाउस। अब आज के टाइम पे आलम यह है कि RCSG आर्ट स्टाइल पर फोकस करता है और नया कंटेंट बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट इनका नहीं आ रहा है। फिर RCMG ये पुराने कॉमिक्स को ही फिर से पब्लिश कर रहे हैं, नया कंटेंट इनका भी बहुत कम देखने को मिलता है। और जो RCMCG है, ये पुराने इश्यूज को ही फिर से रिप्रिंट कर रहे हैं और कोई भी नया कंटेंट नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट, बस नया कवर पेज है, बाकी स्टोरी वही है। ऐसे में कोई रिस्क क्यों लेगा? पता चला अगर कोई प्रोडक्शन हाउस इन लोगों के साथ जुड़ता भी है तो जो बाकी दो हैं वो केस कर देंगे, फिर से वही लीगल तो लॉस हो जाएगा प्रोड्यूसर्स का। बस यही रीजन है कि कोई इस पर मूवी या एनिमेटेड शो नहीं बनाना चाहता। और शायद इंडिया में कॉमिक का कल्चर कभी था ही नहीं, ये बाहर का कल्चर है, और शायद इसीलिए इंडिया में कॉमिक्स कभी इतनी पॉपुलर हो ही नहीं पाई। लेकिन अभी भी शुरुआत करी जा सकती है। आपको महान होने की जरूरत नहीं है कुछ भी शुरू करने के लिए, लेकिन महान बनने के लिए कुछ करने की जरूरत जरूर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ नाचने, क्योंकि रीडिंग करते करते मैं भूल गया था। इट्स टाइम टू डिस्को। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।